अध्याय 55। उस एक टिप्पणी के साथ मेरे पिता तुरंत सम्राट की भूमिका से अयोग्य हो गए, ये सोचने के लिए कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का सुझाव दिया। हालांकि वो अपने कर्तव्य में विफल रहे थे, फिर भी मैं राजकुमारी के रूप में अपनी भूमिका पूरी कर सकती थी। आखिरकार आज मेरे लिए एक खास दिन था। 1 महीने पहले खिताब मिलने के बाद ये मेरी पहली आधिकारिक उपस्थिति होगी। चूंकि ये मेरी पहली बार बड़प्पन के सामने आ रहा था, इसलिए नौकरानियों ने आज मेरे रूप पर अतिरिक्त प्रयास किया। यहाँ तक कि मुझे भी ये स्वीकार करना पड़ा कि मैं आज कितनी प्यारी थी। मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। राहेल के सम्मानित सम्राट और राजकुमारी प्रवेश कर रहे हैं। एक नाराज मिल्टियार्ड्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया क्योंकि हमारे आगमन की घोषणा की गई थी। मैंने अपना सिर ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा। क्या वो वास्तव में सिर्फ इसलिए बुरे मूड में था क्योंकि उसकी इकलौती बेटी ने उसके साथ डेट करने से इनकार कर दिया था? वो अभी भी कैसे परेशान है? मिल्टियार्ड्स ने अपनी स्थिति का उपयोग करके अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपने गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया और कहा, डैडी, मैं तुमसे निराश हूँ। तब से वो इस तरह से थपथपा रहा है, यहाँ तक कि मुख्य हॉल में प्रवेश करने और भीड़ हमारे अभिवादन के लिए इकट्ठी होने के बाद भी उससे निकलने वाली अंधेरी ऊर्जा कम नहीं हुई। वह वास्तव में कमरे में सभी को नरक देने की पूरी कोशिश कर रहा था। राहेल के प्रकाश की महिमा, आप उठ सकते हैं। भीड़ ने उसके सूखे आदेश को देखा। मिल्टियार्ड्स ने मुझे सिंहासन के बगल में एक छोटी सी सीट पर ले जाया, इससे पहले कि वो सिंहासन पर अपनी सीट ले ले। हम आधिकारिक अभिवादन शुरू करने के लिए तैयार थे। ग्रैंड चैम्बरलेन लियाम ने रईसों की एक सूची पढ़ना शुरू किया, जहां व्यक्तियों को उनके नाम पुकारे जाने के बाद अभिवादन की पेशकश करने के लिए सिंहासन के पास जाना होगा। काउंटेंस एलेनोर क्वाइन ऑफ लिट्रा, काउंटेंस जोवानी बोर्सेला ऑफ डैनपियरे। जब भी एक परिचित नाम पढ़ा जाता था, मैं झिझक जाती थी। बगीचों में युवा महिलाओं को मेरी ओर दौड़ते हुए देखने के आघात का एक प्रभाव। वे सभी प्यारे लोग थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण की भयावह तीव्रता अभी भी थोड़ी डरावनी थी। अगर ये इस वजह से नहीं होता कि मुझे सुंदर महिलाओं को देखना पसंद था, तो शायद वे पहले ही उच्च समाज से गायब हो चुके होते। क्या तुम ठीक हो? मिल्टियार्ड्स ने मेरी स्थिति देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ, मैंने जल्दी से उसे आश्वस्त किया, लेकिन मिल्टियार्ड्स ने अपनी निगाहें मुझ पर टिकाए रखीं। अनजाने में उस समय उसे बधाई देने वाली युवती की उपेक्षा की। गरीब लड़की, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? हाँ, वह तकनीकी रूप से एक अर्ध सत्य था। मैं प्रिसिला की यादों को याद रखता रहा। जब मैं बेहोश हो गया था, तब मेरे सपने देखने के विपरीत ये मेरे शरीर द्वारा याद की जाने वाली एक अधिक अंतर्निहित भावना थी, जिसके कारण जब इन सभी लोगों की आंखें मुझ पर पड़ीं तो मैं दौरा पड़ गया। पार्टियों की प्रिसिला की यादें सभी अप्रिय थीं। उसे या तो अपमानित किया गया, अनदेखा किया गया या बहिष्कृत किया गया। सतह पर उन्होंने उसे एक संत के रूप में सराहा, लेकिन गहराई में उन्होंने उसे एक झुग्गी निवासी के रूप में उसकी खराब उत्पत्ति के लिए उपहास किया। उसकी छवि को संत के उसके खिताब से पुनर्निर्मित किया गया था, लेकिन इस तथ्य को नहीं बदला कि वो समाज में सबसे निचले स्तर से आई थी। उसे अपनी अनाड़ीपन और शिष्टता की कमी के लिए तिरस्कृत किया जाता था। लोग इस तथ्य को आसानी से नज़रअंदाज कर देते थे कि उसे कभी भी कुलीनता के शिष्टाचार या सामाजिक नियमों के बारे में शिक्षा नहीं मिली थी। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, और समय के साथ उसके प्रति लगातार अवमानना उसके आत्मसम्मान को खत्म कर देती थी। दिलासा देने और समर्थन करने के बजाय प्रिसिला का तथाकथित परिवार केवल उस पर बोझ डालता था। वो ये कैसे नहीं जानती? खैर, वो हमारे जैसी नहीं है। मैंने सोचा था कि वो संत के रूप में सक्षम होगी। जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे अभी भी उसके भाई बहनों की हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। प्रिसिला का जीवन वाकई में एक नारकीय अनुभव था। यह स्पष्ट रूप से प्रभावशाली था कि उसे मिले अपमानजनक व्यवहार से वो मानसिक रूप से टूट नहीं गई थी। मेरे द्वारा अब तक किए गए सबसे बुरे अनुभव उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा डैडी मेरे साथ समय बिताने और खेलने से इनकार कर देते थे। डैडी, आई लव यू। मिल्चिया जेल में चलेज की आंखें अचानक से मेरे प्यार के इजहार पर चौड़ी हो गईं। वह कुछ ही क्षण पहले किसी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार दिख रहा था, लेकिन अब वह अपने मुंह के कोनों को ऊपर की ओर झुकाए रख नहीं सका। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं हंस पड़ी। चलो हमेशा खुशी से रहते हैं। मिल्टियार्ड्स को नहीं पता था कि मैंने ये सब कहने के लिए क्या प्रेरित किया, लेकिन मेरे शब्दों ने उसे स्पष्ट रूप से खुश कर दिया था। उसने चुपचाप मेरा सिर थपथपाना शुरू कर दिया।
अपनी ही छोटी सी दुनिया में हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का आदान प्रदान कर रहे थे। इस बीच अभिवादन समाप्त नहीं हुए थे और रईस गणरायल अवस्था में थे। उनके महामहिम मुस्कुरा रहे हैं। क्या वो राजकुमारी को मारने जा रहा है? नहीं, उसकी आंखों को देखो। ऐसा लगता है कि उनके बारे में अफवाहें सच हैं। ये पहली बार है जब मैंने महामहिम को इतना खुश देखा है। मैंने उनकी बातचीत के कुछ अंशों को सुना और इससे मुझे अच्छा लगा। भविष्य बदल रहा था। प्रिसिला एक दयनीय जीवन व्यतीत करती थी, अंत में खुशी पाने में असमर्थ थी, लेकिन मेरा जीवन निश्चित रूप से उससे बेहतर हो रहा था। मुझे पता था कि यह एक अहंकारी और आत्मधर्मी विचार था। पूर्व के ड्यूक अचेलियोस ग्रैंडब्लोन। अचेलियोस हमारे पास संतुष्ट भाव से हमारा अभिवादन करने आया। आपका महामहिम, आपका हजरत, आप दोनों को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। खो जाओ, मैंने साफ तौर पर जवाब दिया। मैं गंभीर थी। उसकी चमकती हुई निगाह मुझे असहज कर रही थी। हाँ, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, शायद इसलिए कि वो एक ड्यूक था। अचेलियोस पास के मंच पर बैठ गया। आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उससे निपटना थकाऊ था, इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन इससे उसकी निगाह और भी तेज हो गई। ये एक अजीब दृश्य रहा होगा। प्रधानमंत्री चमकती आंखों से मुझे देख रहा था, जबकि मैं मिल्टियार्ड्स को देख रही थी। अगले पुरुष अपनी भूमिका निभा लेंटाइन रेवेनहुक और डचेस फियोना। ये वे दो लोग थे जिनसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। यह कुछ समय हो गया है, महामहिम, ड्यूक रेवेनहुक ने अभिवादन किया। ऐसा लग रहा था कि मिल्टियार्ड्स भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें एक तीखी नज़र से दूर भेज दिया। आमतौर पर यह अभिवादन का अंत होता था, लेकिन मैंने देखा कि रईस अचानक लाल सागर की तरह अलग होने लगे। कुछ असामान्य हो रहा होगा। थोड़े से शोर के बाद मैंने एक काले सूट में सजी एक महिला को सिंहासन की ओर बढ़ते हुए देखा। उसके काले बाल और सुनहरी आंखें थीं जो तारों की तरह चमकती थीं। उसका साफ सुथरा और अनुशासित व्यवहार दूर से भी ध्यान देने योग्य था। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल धड़कने लगा है। वे यहाँ क्यों थी? जब वो हमारे पास पहुंची तो महिला ने एक घुटने पर झुककर मधुर आवाज में कहा, ग्रैंड डचेस एरियन नॉयक्रोम महामहिम को नमस्कार करती हैं। मेरा दूसरा पसंदीदा चरित्र आ गया है। राहेल साम्राज्य को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें मध्य क्षेत्र को छोड़कर राजधानी स्थित थी। प्रत्येक क्षेत्र पर 4 ड्यूकों में से एक का शासन था। उत्तर की ग्रैंड डचेस नॉयक्रोम, दक्षिण के ड्यूक रेवेनहुक, पूर्व के ड्यूक ग्रैंडब्लोन और पश्चिम के ड्यूक वेन। अपने अपने क्षेत्रों में प्रत्येक ड्यूक के पास इतनी अधिक शक्ति थी कि दूसरे इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें राजा के नाम से जाना जाता था। ड्यूक ग्रैंडब्लोन और ड्यूक वेन ने योग्यता के कारण अपना खिताब अर्जित किया था, जबकि ड्यूक नॉयक्रोम और ड्यूक रेवेनहुक शाही परिवार और मिल्टियार्ड्स के सौतेले भाई बहन थे। ड्यूक रेवेनहुक के विपरीत, जो मिल्टियार्ड्स को उखाड़ फेंकने का मौका ढूंढ रहा था, ग्रैंड डचेस नॉयक्रोम अलग विचार की थी। वो न केवल 4 ड्यूकों में से एक थी, बल्कि वो मिल्टियार्ड्स के 4 शूरवीरों में से एक भी थी। उसके ऊपर वह सिंहासन के लिए पहली पंक्ति में भी थी। हालांकि मेरे आने के साथ उसे दूसरे स्थान पर धकेल दिया गया था। मुझे पता था कि मैं उससे किसी दिन मिलूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी होगा। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उपन्यास में एरियन की शक्तियां ड्यूक रेवेनहुक की साजिशों से क्षीण हो गई थीं, लेकिन उसने कभी अपने विश्वासों को धोखा नहीं दिया। अपनी सहज शीतलता के साथ उसने लुडविग और बेरिक्ट को आसानी से पीछे छोड़ दिया और जल्दी ही मेरे पसंदीदा पात्रों में से एक बन गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल ने चिल्लाया, लेकिन मैंने अपनी प्रशंसा की भावनाओं को दबा दिया और अपने हाथों को कसकर जोड़ लिया। मैं मुख्य हॉल में ठंडे माहौल के बीच फैन गर्लिंग न करने की पूरी कोशिश कर रहा था। एरियन की उपस्थिति ने मिल्टियार्ड्स की अभिव्यक्ति को सख्त कर दिया था। उसने उसे लंबे समय तक देखा, जबकि वो अभिवादन समाप्त करने के बाद झुकी रही। ये कुछ समय हो गया है जब मैंने आपको आखिरी बार देखा था। मिल्टियार्ड्स ने अंततः लंबी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं आपके आदेशों को पूरा करने में इतना व्यस्त रहा हूँ कि मुझे आपको नमस्कार करने का मौका खोजने में थोड़ा समय लगा। हालांकि वे दोनों रिश्तेदार थे, उनके आदान प्रदान में कोई स्नेह नहीं था। शायद इसलिए कि वे सौतेले भाई बहन थे, लेकिन उपन्यास में वर्णित किया गया था कि उनका गर्मजोशी भरा रिश्ता नहीं था। मैं पहले से ही इस तथ्य से अवगत था, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से देखना एक अलग ही मामला था। ये सिर्फ एक अच्छे रिश्ते न होने के स्तर पर नहीं था, वे वास्तव में बुरे पद पर थे।
जब मैं उत्तरी टॉवर की ओर जाने वाली एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, तब मैंने सुना था कि आप एक नई राजकुमारी को लाए हैं, इसलिए मैं जल्द से जल्द वापस आ गया। क्या सच में? मैंने महामहिम के लिए एक उपहार तैयार किया है। मैं इसे बाद में उन्हें भेज दूंगा। ठीक है, चलो करते हैं। अजीबोगरीब बातचीत ने माहौल को और खराब कर दिया। पार्टी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और मैं क्या करूं, इस बारे में हतप्रभ था। रईस लोग घबराहट से उन दोनों की ओर देख रहे थे और ये एक उत्सव से ज्यादा अंतिम संस्कार जैसा लग रहा था। उन्होंने मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ा। न्याय की संत के रूप में हस्तक्षेप करना मेरा कर्तव्य था। मेरे लिए एक उपहार? मैंने बातचीत में खुद को शामिल करने का संकेत लेते हुए पूछा। मिल्टियार्ड्स ने मेरी ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और उसकी अभिव्यक्ति और व्यवहार तुरंत नरम हो गया। क्या आप अभी भी उपहारों के बारे में उत्साहित हैं, भले ही आपको हर समय मिलते रहते हैं? उपहार पाना अच्छा लगता है। मुझे उन्हें प्राप्त करने से कभी थकान नहीं होगी, मैंने कहा, जानबूझकर मुस्कुराते हुए जितना हो सके उतना चौड़ा करते हुए मिल्टियार्ड्स के हाथ को पकड़ लिया। शुक्र है कि मैं उसके बगल में बैठा था। क्या वो समझ गया कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था? मिल्टियार्ड्स अपनी सीट से उठे और लियाम ने भीड़ की ओर घोषणा की, कृपया पार्टी का आनंद लें। उसके साथ ऑर्केस्ट्रा ने अपना संकेत लिया और खेलना शुरू कर दिया। मिल्टियार्ड्स ने मेरी ओर देखा और उसने मेरे सिर पर थपथपाया। जब मैंने उलझन में अपना सिर झुकाया तो उसने अचानक कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, और कमरे से बाहर चला गया। वो क्या कर रहा था? वो कहाँ जा रहा था? ये सोचकर कि मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मैं उसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन मैं रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अचिलियोज मेरे बगल में था। वो फिर से उससे बच रहा है, अचिलियोज ने अपनी जीभ क्लिक करते हुए बड़बड़ाया, फिर एरियन की ओर मुड़ा। यह काफी समय हो गया है महामहिम एड्रियन। आह हाँ, लंबे समय से नहीं देखा। आपकी कृपा ग्रैंड ब्लेन। ओह, औपचारिकताओं को छोड़ दो, कृपया मुझे अचिलियोज कहो। नाराज होकर मैंने एरियन के साथ खुद को खुश करने की कोशिश करने के लिए अचिलियोज को लात मारी। उसे मेरे दूसरे पसंदीदा चरित्र से दूर रहना बेहतर है। कहानी समाप्त।